प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था और प्रसिद्ध नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। ऐतिहासिक स्रोत इब्ने बतूता की रहला और नंबर 2 है अरबी ग्रंथ मसालिक उल अब्सार फी ममालिक उल अंसार। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। प्रारंभिक जीवन जूना खां के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिक एवं शिक्षा की व्यवस्था की। खुसरो शाह ने जूना खां को घोड़ों का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया। अपने पिता के साथ दीपालपुर जाकर खुसरो शाह को परास्त किया तथा गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान बनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खां को उलुग खां की उपाधि प्रदान की तथा युवराज बनाकर उत्तराधिकारी बनाया। राज्यारोहण मार्च 1325 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के इतिहास के अध्ययन के लिए समकालीन फारसी ग्रंथों के अतिरिक्त 2 नए स्रोत प्राप्त हुए हैं। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता को, जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसका सुल्तान ने खूब स्वागत किया तथा उनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया तथा 1342 ईस्वी में वह सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भी भेजा गया। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रहला में उल्लेख किया है। अरबी ग्रंथ मसालिक उल अब्सार फी ममालिक उल अंसार में उस समय भारत से होकर मिस्र में पहुँचे कुछ यात्रियों का विवरण है। फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका लड़का शहजादा जौना खां मोहम्मद तुगलक की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना। प्रत्येक सुल्तान की तरह उसने भी लोगों में सोने चांदी के सिक्के बांटे, अमीरों में उपाधियों का वितरण किया तथा परंपरा के अनुसार ऊंचे पदों पर नियुक्तियां की गई। अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज नायब बरबक मलिक बेहजाद खलजी को कादर खां की उपाधि तथा लखनौती का वली तथा मलिक अय्याज को ख्वाजा महान की उपाधि देकर उसे भवनों का निरीक्षक यानी सहनाए इमारत बनाया गया। इसी प्रकार कमालुद्दीन को सदर जहां की उपाधि तथा पद दिया गया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में अधिक योग्य, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कला प्रेमी तथा अनुभवी सेनापति था, किंतु इन गुणों के होते हुए भी वह इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद व्यक्ति रहा है। उनका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है। अंतर विरोधों का विस्मय कारणी मिश्रण, अर्थात क्या वह अपूर्व प्रतिभाशाली था अथवा पागल, आदर्शवादी अथवा शोभनशील, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी, धार्मिक मुसलमान अथवा अधर्मी एवं अविश्वासी। समकालीन इतिहासकारों ने मोहम्मद तुगलक के असाधारण व्यक्तित्व की सराहना की है, किंतु उसके कार्यों की निंदा बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बंदायूनी और फरिश्ता ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया है। इन इतिहासकारों ने उस पर सूफियों तथा विद्वान पुरुषों को यातनाएं देने के आरोप लगाए हैं। निस्संदेह सुल्तान ने अपनी विद्वता से प्रेरित होकर प्रशासन, राजनीति तथा धार्मिक प्रश्न पर कुछ नए प्रयोग किए थे, जिन्हें समझने में उसकी अफसरशाही तथा धार्मिक वर्ग असमर्थ रहे। कुछ योजनाएं पूरी तरह कार्यान्वित न हो सकी तथा निराशा में त्याग दी गई। परिणाम यह हुआ कि सुल्तान को व्यक्तिगत उपलब्धियों के बावजूद गलत समझा गया। धार्मिक वर्ग
नाराज हो गया। अमीर उसके विरुद्ध हो गए। लगातार विद्रोह होते रहे और सुल्तान इन्हीं विद्रोहों में व्यस्त रहते हुए सन 1351 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मोहम्मद तुगलक को राजगद्दी पर बैठते ही एक विशाल साम्राज्य तथा भरपूर खजाना मिला। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के महल में असीम सोना चांदी जोड़ा था। कश्मीर तथा आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। उत्तर पूर्व में हिमालय तक, उत्तर पश्चिम में सिंध तक, पूर्व तथा पश्चिम में दोनों समुद्रों तक तथा दक्षिण में मालाबार तथा माबर का प्रदेश सल्तनत के प्रभाव को मानता था। बर्नी के अनुसार सारा साम्राज्य 12 मुख्य भागों में बंटा हुआ था। इब्न बतूता उस समय के मुख्य कुछ शहरों के नाम का उल्लेख करता है जो दिल्ली सल्तनत में थे, जैसे मुल्तान, दिल्ली, बयाना, कोल यानी अलीगढ़, दौलताबाद, कमलपुर, बदरकोट, कोंकण, थाना, लखनऊ, बहराइच, ग्वालियर, कैम्बे यानी खंबात, सागर, वारंगल इत्यादि। कुल मिलाकर तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में बंटा हुआ था, जिसमें दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरस्वती यानी सिरसा, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर यानी उड़ीसा, द्वार समुद्र इत्यादि शामिल थे। आवागमन के साधनों की कमी में इतने विशाल साम्राज्य का नियंत्रण करना कोई सुगम कार्य नहीं था। यही कारण है कि मोहम्मद तुगलक का शासनकाल मध्य युग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। अपनी सुविधा के लिए हम इस शासनकाल को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, 1325 से 1335 ईस्वी तक, जब मोहम्मद तुगलक नए नए प्रयोग करता रहा तथा प्राय शांति बनी रही। नंबर 2, 1335 से 1351 ईस्वी तक, जब उसकी नई योजनाएं तथा प्रयोग असफल दिखाई देने लगे, समस्याएं बढ़ने लगी और अमीर तथा धर्माचार्य उसके विरुद्ध हो गए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। नंबर 1, दोआब में कर की वर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। नंबर 4, खुरासान पर आक्रमण। और नंबर 5, कराचील की ओर अभियान। इस काल के दूसरे स्रोतों के परीक्षण से पता चलता है कि बर्नी द्वारा दी गई योजनाएं तिथिक्रम पूर्वक नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इतिहासकार के मन में जो बात पहले आई उसने लिख दी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने कुछ राजपूत परंपराओं तथा मूल स्रोतों का अध्ययन करके सुल्तान के आरंभिक काल की 2 और बातों का आलोचनात्मक विवेचन किया है। इनमें से पहली है सुल्तान का चित्तौड़ के राजा हमीर से हार जाना तथा दूसरी है सुल्तान का मंगोल शासक तर्मासरीन के आक्रमण को रोकने में विफल होना, अंततः उसे धन देकर वापस भेजना। ये दोनों घटनाएं विवादास्पद है। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा का विचार है कि राजा हमीर ने सुल्तान को पराजित कर उससे अजमेर तथा रणथंबोर का प्रदेश छीन लिया। कर्नल टॉड भी उसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं। जहाँ तक समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध है, हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि सुल्तान ने राजपूतों से कोई युद्ध किया हो। वो प्राय राजपूतों के प्रति उदार था। शायद इसी उदारता को गलत समझकर इतिहासकारों ने राजपूतों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हो। ट्रांस ओक्सियाना के शासक द्वारा सुल्तान की पराजय भी विस्मयकारी लगता है। फरिश्ता के अनुसार तर्मासरीन चगतई 1327 में एक विशाल सेना लेकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आया। उसने सुल्तान लमधान और दिल्ली तक मुल्तान, लमधान और दिल्ली तक सारे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। वह बहुत सा धन लेकर तथा कैदी लेकर वापस लौटा। फरिश्ता ने यह भी लिखा है कि बर्नी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह फिरोज शाह को
नाराज नहीं करना चाहता था, किंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि बर्नी ने फिरोज शाह को प्रसन्न करने के लिए कई स्थानों पर मोहम्मद तुगलक की तीव्र भर्त्सना की है। बर्नी स्वयं लिखता है, आरंभिक काल में मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य पर कड़ा नियंत्रण था, जितना पहले किसी का नहीं था। केवल दक्षिण को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में कहीं विद्रोह का नाम नहीं था। यदि ऐसा था तो तर्मासरीन के हाथों पराजय तथा उसको धन दौलत देकर लौटाना तर्कहीन है। सर वोल्जले हैग तर्मासरीन के आक्रमण न कहकर केवल एक लूटमार तथा आकस्मिक धावा कहता है तथा इस बात को अस्वीकार करता है कि सुल्तान की पराजय हुई या उसे व्यवस्था में रिश्वत देनी पड़ी। मेहंदी हुसैन एक अरबी स्रोत के आधार पर अपने तर्कों से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मंगोल शासक तर्मासरीन जो सुन्नी बन गया था की नीति इलखानों के विरुद्ध थी। उसने खुरासान को जीतने की योजना बना रखी थी तथा इस उद्देश्य से उसने अपनी सेना गजनी तक भेजी, किंतु 1326 ईस्वी में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जब वह विवश होकर अपनी सेना के साथ भारत की ओर मुड़ा, तब वहाँ मोहम्मद तुगलक ने उसका स्वागत किया। यह मैत्री दृढ़ हो गई। राजपूतों के आवागमन से उपहार आते जाते रहे तथा सुल्तान ने कुछ मंगोल अफसरों को नौकरियां भी दी। शायद ऐसी प्रगति का अर्थ उल्टा समझा गया हो। तर्मासरीन ने मैत्री के 3 मुख्य परिणाम निकले। प्रथम, मोहम्मद तुगलक को मध्य एशिया के शासकों के बारे में बाकायदा विवरण मिलना शुरू हो गया। दूसरे, गजनी भी राजनीतिक केंद्र बन गया, जिसको सुल्तान ने अपने राजनीतिक विचारों के प्रभाव में आने का प्रयास किया। तीसरे, मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थितियां तथा तर्मासरीन की मैत्री ने सुल्तान को खुरासान के विरुद्ध अभियान के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार आज हमने मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन और उनके इतिहास को जानने के ऐतिहासिक स्रोतों का विस्तार से अध्ययन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स।